यू टर्न आने वाला है? क्या ट्रेड और टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था और दावा किया था कि भारत अब चीन के साथ जा चुका है, क्या वही डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा दिवाली गिफ्ट तैयार करने में लगे हुए? यह सवाल आपको थोड़ा चौंकाने वाला जरूर लग सकता है, लेकिन बीते कुछ घंटों में ही भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में नई गर्माहट, नई गर्मजोशी दिखी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर हलचल तेज हो गई है। और वो हलचल ये कि अब कहा जा रहा है कि दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और भारत के बीच कड़वाहट दूर होने वाली है। भारत अमेरिका के रिश्तों के अच्छे दिन फिर से लौटने वाले हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में बेहतरी का सबसे ताजा संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक बातचीत से मिला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैसे तो दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था, लेकिन व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ व्यापार और रूसी तेल को लेकर भी उनसे बातचीत की है। सुनिए एक बार ट्रंप ने क्या कहा और उसके बाद आपको बताते हैं कि यह बातचीत क्यों मायने रखती है। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India. And that was a very, very good thing. But he's a great person. And he's become a great friend of mine over the years. In a few moments, we stand great. And the people of India, I love the people of India. And we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back and they're continuing to cut it way back. तो आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है। ट्रंप तो पहले भी लगातार मोदी को ग्रेट फ्रेंड ही बताते रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेते रहे हैं, और तो और हाल ही के दिनों में कई बार ट्रंप ने भारत के रूसी तेल न खरीदने के फैसले को लेकर भी एक तरफा बयान दिया है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। ट्रंप का बयान उनके पिछले बयानों से इसलिए अलग है क्योंकि ट्रंप के बयान सामने आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने माना और दुनिया को जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बातचीत हुई। आपको याद होगा कि पिछली दफा जब ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी से उनकी बातचीत हुई है और भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदने के लिए राजी हो गया है, तब विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उन्हें दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कोई बातचीत हुई है, इसकी जानकारी नहीं है। इसके पहले अगस्त में एक जर्मन अखबार ने तो यहां तक दावा किया था और खबर छापी थी कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, 4 बार नंबर डायल किया मोदी का, लेकिन पीएम मोदी ने बात नहीं की। लेकिन इस बार पीएम मोदी खुद कह रहे हैं, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के इस पर्व पर हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहें। ये दोनों नेताओं के बीच पिछले 45 दिनों में तीसरी कॉल है जो राजनीतिक संबंधों में सुधार को दिखाता है। असल में माना यह जाता है कि जून में मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत बहुत विवादित थी। कनाडा से स्वदेश लौट रहे मोदी को ट्रंप ने वॉशिंगटन आने का न्योता दिया था, जबकि उसी वक्त वॉशिंगटन में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर मौजूद था और ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे थे कि टैरिफ और ट्रेड का दबाव बनाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। तब रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ गई थी जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सितंबर तक फिर कोई बातचीत नहीं हुई।
राजनीतिक स्तर पर थोड़ा बहुत सुधार पिछले महीने तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए उनको फोन किया, और उसके बाद दीपावली के मौके पर इस कॉल के बाद एक कहा जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधरने की उम्मीद बढ़ गई। दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब पहुंच गए हैं, और इससे भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% जो टैरिफ है उसको बहुत कम कर दिया जाएगा, और ये टैरिफ 50% से घटकर 15-16% के बीच कहीं रह सकता है। आज ही इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, और यह कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर और एनर्जी दोनों पर फोकस रखते हुए ट्रेड डील दोनों देशों के बीच हो सकती है। और ऐसी ही रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि भारत रूसी तेल खरीद में थोड़ी कमी जरूर कर सकता है, लेकिन यह बंद नहीं करेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि आसियान शिखर सम्मेलन से पहले समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, और पीएम मोदी ने भी व्यापार को लेकर ट्रंप से चर्चा के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष इस समझौते को जल्दी ही अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप के बदले सुर के पीछे अमेरिका की अपनी जरूरतें भी हैं। अमेरिका को अपने कृषि उत्पादों के लिए नए खरीदार की तलाश है, क्योंकि चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात बहुत कम कर दिया है। उदाहरण के लिए मक्का ही ले लीजिए। साल 2022 में जहां चीन ने अमेरिका से $5.2 बिलियन का मक्का खरीदा था, वहीं 2024 में उसने सिर्फ $331 मिलियन का मक्का अमेरिका से मंगाया है। यानी कि आप समझिए कि 10%, 5.2 बिलियन के मुकाबले अगर 331 मिलियन आप देखेंगे, यानी कि 10% से भी कम हो गया। ऐसे में अमेरिका भारत को एक वैकल्पिक बाजार के रूप में देख रहा है। उसे उम्मीद है कि जो चीन के आयात नहीं करने की वजह से जो उसको नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई अगर भारत का आयात बढ़ता है तो उसकी भरपाई हो सकती है। तो सिर्फ बाजार ही नहीं है, बल्कि निवेश के लिए भी भारत एक बड़ा डेस्टिनेशन है, और यह बात भी पूरी दुनिया मानती है, और ट्रंप को भी इस बात का एहसास है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये साहब जो स्क्रीन पर आंकड़े दिखा रहे हैं, वो है ब्लैकस्टोन कंपनी के सीईओ जॉन ग्रे। और ब्लैकस्टोन एक अमेरिकी कंपनी है जो लोगों और संस्थाओं के पैसे को अलग अलग तरह के निवेश में लगाती है, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करती है, ताकि उनसे मुनाफा कमाया जा सके, और ये मुनाफा अपने क्लाइंट के साथ शेयर करती है। इस कंपनी के पास कितना पैसा मैनेज करती है या कितना असेट मैनेज करती है, आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। $1 ट्रिलियन अगर रुपए में आप देखेंगे ना, 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है जिसको कि ये ब्लैकस्टोन कंपनी संभालती है। और इस मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ जॉन ग्रे जो बोल रहे हैं, उसको सुनिए गौर से। वो कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई निवेश करने की यानी पैसा लगाने की सबसे अच्छी जगह है आज की तारीख में, सबसे सुरक्षित कंट्री है कोई, तो वो है इंडिया। और सुनिए इस दावे के पीछे वो क्या वजह गिना रहे हैं। Third stop, leaving the United States here. India. This is the G10, clearly the fastest growing country. There's been some, obviously, tension geopolitically recently, but this is a country that is investing massively in physical infrastructure, legal, capital markets infrastructure. There is a rising middle class here. This is a place we particularly like. तो सुना आपने, दुनिया कितनी उम्मीद के साथ, कितनी विश्वास के साथ भारत की ओर आज की तारीख में देख रही है। भारत के विकास के मजबूत आधार को देखते हुए आईएमएफ ने पिछले हफ्ते ही चालू वित्त वर्ष के लिए, मतलब इस साल के लिए, भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट का अनुमान है उसको रिवाइज किया है, और 6.4 से बढ़ाकर उसको 6.6 कर दिया है। और भारत के जिस मध्यम वर्ग की बात अमेरिकी कंपनी के सीईओ कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर आज की तारीख में दुनिया में सबसे बेहतर निवेश की कोई जगह उनको दिखती है तो भारत है, वो क्यों है, उसकी वजह भी समझिए।
और जिस मिडिल क्लास की बात कर रहे थे उसकी ताकत समझिए। इस बार दीपावली के त्योहार पर घरेलू बाजार में व्यापार 25% बढ़ा है और यह व्यापार 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। इसमें 5.4 यानी कि 5,40,000 करोड़ रुपए की जो बिक्री हुई है वो सामानों की हुई है और 65,000 करोड़ रुपए सर्विसेज से आए। पिछले साल यानी कि 2024 में यह आंकड़ा 4.25 लाख करोड़ रुपए का था। कहां 4.25 लाख करोड़ और वहां कहां 6 लाख करोड़ से ज्यादा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इस देश का जो मिडिल क्लास है उसकी ताकत क्या है और जीएसटी का एक छोटा सा इंसेंटिव उसने क्या कमाल किया है। और ये इंसेंटिव जो जीएसटी का इंसेंटिव दिया गया उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि जो दुनिया भर से भारत के ऊपर जो प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, खास करके अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ के रूप में एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए और मार्केट को इस तरह का इंसेंटिव मुहैया कराया जाए जिसकी वजह से जो ये बाहरी दबाव है वो भारत के ऊपर कम हो और भारत की अर्थव्यवस्था किसी तरीके से कहीं से भी इसमें कोई गिरावट या कहीं रुकावट या कोई धीमापन नहीं है। और तो और इस बार आप जरा गौर करिए इन आंकड़ों में, इस बार जो 87% कंज्यूमर्स ने स्वदेशी सामान खरीदा और यह भी प्रधानमंत्री मोदी के उस अपील से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप निर्भर बनना है तो यह जरूरी है कि इस देश के लोग स्वदेशी पर फोकस करें। यह दिवाली अगर देखी जाए तो उस हिसाब से कई मायनों में स्वदेशी दिवाली थी। 87% कंज्यूमर्स ने स्वदेशी सामान खरीदा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कितना असर हुआ है और जिस आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य के साथ यह देश काम कर रहा है, हिंदुस्तान काम कर रहा है, उसमें कितना बड़ा बूस्ट है और उसको कितना बड़ा समर्थन मिला है। चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड में बहुत भारी गिरावट आई और ट्रेडर्स ये बता रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स की बिक्री पिछले साल से 25% ज्यादा हुई इस बार। और पीएम मोदी का जो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी दिवाली की जो अपील थी उसका साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। और इस जीएसटी में कटौती या जो रीस्ट्रक्चरिंग की गई उसका मकसद ही यही था और वो मकसद को हम हासिल करने में कामयाब रहे। यह बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, एक अर्थव्यवस्था के रूप में हम कितने रिसिलियंट हैं, हम कितने बेहतर तरीके से हर तरह की चुनौतियों से निपट सकते हैं। तो क्लियर कट में अब एक बड़ा खुलासा जो हम बताएंगे आपको कि जो हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर चलने वाली जो दुकान है उसका शटर कैसे अब गिरने का समय आ गया है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर चंद घंटे पहले सीएम योगी ने जो बयान दिया उस पर यूपी समेत पूरे देश में सियासत गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हलाल सर्टिफिकेट भारत विरोधी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी देश विरोधी गतिविधियों को फैलाने में हो रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या 15% मुस्लिम आबादी के धार्मिक अधिकार की आड़ में भारत की 85% आबादी पर हलाल सर्टिफिकेशन को पर्दे के पीछे से थोपा जा रहा है? क्लियर कट में आज इस बड़े मुद्दे की चौंकाने वाली परतें खोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाता हूं योगी आदित्यनाथ का बयान कि उन्होंने असल में कहा क्या है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा
आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो सीएम योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन यूपी में बैन है, फिर भी आम जनता को खरीदारी में अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। इससे आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आम भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है इसके जरिए। सीएम योगी के इन आरोपों की पूरी पड़ताल आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा चक्कर क्या है। तो असल में हलाल सर्टिफिकेशन इस्लामी शरिया कानून पर आधारित एक सर्टिफिकेट है और यह इस बात की गारंटी है कि बिकने वाला सामान हलाल प्रक्रिया से बना हुआ है। इस्लाम में हलाल प्रक्रिया से पशुओं का मांस निकालने के लिए उस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और इस्लाम में वैसे तो देखा जाए तो हलाल और हराम का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस संदर्भ में हलाल सर्टिफिकेशन की बात होती है वो मुख्य रूप से पशुओं के मांस निकालने को लेकर एक प्रक्रिया है जिसमें कि हलाल प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है या उसको इस्तेमाल करते हैं। शरिया के मुताबिक मुस्लिम आबादी हलाल वाला मांस ही खाती है और हलाल वाले मांस की गारंटी के लिए इस हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई कि कोई मांस जो बाजार में बेचा जा रहा है, अगर किसी मुस्लिम को बेचा जा रहा है तो वो हलाल प्रक्रिया से उसको तैयार किया गया है कि नहीं, इसकी गारंटी के तौर पे हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। तो सोचिए शुरुआत कैसे होती है और आगे कैसे कैसे कहां जाती है, मैं बताता हूं आपको। तो 1974 में मलेशिया ने सरकारी हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू किया था, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और वो बहुत सारे मुस्लिम देशों को मांस का निर्यात भी करता था। तो एक गारंटी के तौर पे कि ये जो मांस है वो हलाल प्रक्रिया के तहत ही इसको तैयार किया गया है, इसके लिए उसने हलाल सर्टिफिकेशन देना शुरू किया अपने निर्यात करने वाले प्रोडक्ट पे। और मुस्लिम देशों को मांस निर्यात के लिए भारत ने भी इसे शुरुआत में स्वीकार किया, क्योंकि भारत से भी मांस का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है और ज्यादातर मुस्लिम देशों में होता है, इसलिए भारत ने भी इसकी शुरुआती मान्यता दी। भारत सरकार ने मुस्लिम संगठनों को इसके लिए आजादी दी और इसे स्वैच्छिक सर्टिफिकेट के तौर पे विदेशी निर्यात के लिए लागू किया गया। ऐसा नहीं था कि इसका सर्टिफिकेट भारत सरकार दे रही थी या इस सर्टिफिकेशन को भारत सरकार के किसी एजेंसी ने मान्यता दी थी, नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग मांस का निर्यात कर रहे हैं वो चाहे तो खुद से एक सर्टिफिकेट के तौर पे या किसी एजेंसी से एक सर्टिफिकेट के तौर पे हलाल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और वो अपने क्लाइंट को संतुष्ट करने के लिए कि ये मांस हलाल प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया गया है, तैयार किया गया है, उसको दिखा सकते हैं। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं ने यहीं से खेल शुरू कर दिया और उन्होंने इसका दायरा मांस से परे आगे बढ़कर बहुत सारी दूसरी वस्तुओं पर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। उसमें डेयरी, वेज प्रोडक्ट और यहां तक कि कॉस्मेटिक और दवाओं को भी उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन से जोड़ दिया और इस तरीके से मुस्लिम देशों को निर्यात होने वाले लगभग हर सामान के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हो गई। 80 के दशक में यह आरोप है कि कांग्रेस सरकारों ने खुलकर इसको बढ़ावा भी दिया, लेकिन बवाल तब हुआ जब भारत में बिकने वाले हर तरह के सामानों पर हलाल सर्टिफिकेशन दिखने लगा। पहले तो इसकी शुरुआत हुई मांस के प्रोडक्ट से और उसके बाद इसका दायरा बढ़ा करके जो दूसरे वेज प्रोडक्ट थे वहां भी खाने पीने की दूसरी वस्तुओं पर भी इसको लागू किया गया और शुरुआत में इसे एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस सर्टिफिकेशन को। बाद में भारत में भी जो सामान बेचा जा रहा था उसमें भी उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया और नतीजा यह हुआ कि नमकीन स्नैक्स से लेकर साबुन, माचिस, यहां तक कि कपड़ों के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाने लगा। आज भारत में
हलाल सर्टिफिकेशन पर सवाल और बवाल हो रहा है तो उसकी असली वजह यही। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले सामानों पर बैन लगाने के पीछे इसी बात का हवाला दिया है। एक बार और सुनिए। आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं हो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। तो इस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन का दायरा बढ़ता चला गया और आज हाल यह है कि होटल रेस्टोरेंट से लेकर हलाल सर्टिफिकेशन हर जगह बांटे जा रहे हैं। हवाई यात्रा में एयर कैटरिंग के लिए हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। टूरिज्म सेक्टर में भी हलाल सर्टिफिकेट ने पैठ बना ली है। और जैसा योगी आदित्यनाथ ने कहा, माचिस, शैम्पू, साबुन, परफ्यूम, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, हेल्थ प्रोडक्ट, डिब्बा बंद खाने का सामान, मेडिकल डिवाइस, चाय, कॉफी, खाने का तेल, शहद और यहां तक कि सीमेंट के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? अगर आप यूपी के अलावा या कहीं आप यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आप जिन सामानों को खरीद रहे हैं उन पर गौर करने पर मुमकिन है कि आपको हलाल सर्टिफिकेट दिख जाए। और यह हाल तब है जब भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के आई कैश हलाल स्कीम के तहत कुछ चुनिंदा सर्टिफिकेशन को मान्यता है और खाने पीने के सामानों के लिए जो सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका सर्टिफिकेशन का प्रावधान है। लेकिन आज हाल यह है कि खाने पीने के उत्पादों पर FSSAI के बराबर आपको हलाल सर्टिफिकेट दिख जाए। तो सीएम योगी ने इसी ट्रेंड पर लगाम लगाने के लिए 2023 में यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के सामानों पर बिक्री पूरी तरीके से बैन कर दिया था। लेकिन इसे कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेशन मुस्लिम तबके के धार्मिक और उपभोक्ता अधिकारों का हिस्सा है और इसलिए इसकी छूट दी जानी चाहिए। यह मामला 2 साल तक कोर्ट में खिंचता रहा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह सवाल किया कि शाकाहारी खाने से लेकर माचिस और सीमेंट तक के लिए हलाल सर्टिफिकेशन आखिर क्यों बांटा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन का दायरा कहां तक बढ़ चुका है, इसके लिए साल 2023-24 की इंडियन मार्केट रिपोर्ट का एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूं। और इसके मुताबिक भारत में 400 FMCG कंपनियों के 3200 प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेशन के तहत रजिस्टर्ड है और इसका बाजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हलाल फूड मार्केट का बाजार, जिसमें वेज प्रोडक्ट भी शामिल हैं, 2023 में उसका बाजार 2400 करोड़ रुपए का था और 2033 तक इसके 3 गुना हो जाने का अनुमान है। तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कंपनियों पर इनडायरेक्ट दबाव किस तरह का है, इसको भी जरा समझिए। आप सोचेंगे कि भाई ठीक है, कोई बांट रहा है अगर हलाल सर्टिफिकेट तो कोई खरीद क्यों रहा है, कंपनियां क्यों ले रही हैं हलाल सर्टिफिकेट और क्यों जरूरी है लेना। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि, आपने बहुत सारे लोग आप में से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते होंगे, उनको भी हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ा। यूनिलीवर जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है वो हलाल सर्टिफिकेशन ले रही है और उसके पीछे रणनीति कोई धार्मिक नहीं है, बाजार की एक तरीके से मजबूरी बना दी गई। मजबूरी कस्टमर बेस की है, उपभोक्ताओं की है। उन्हें धार्मिक मुद्दों से मतलब नहीं, लेकिन भारत के बाजारों में हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो सामान बिक रहे हैं उसके लिए मुस्लिम आबादी के धार्मिक अधिकार का हवाला दिया जा रहा है। और जो दूसरी बड़ी इनके सामने मजबूरी है वो ये कि अगर पतंजलि को मिडिल ईस्ट में अगर कोई सामान अपना एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है।
बिना हलाल सर्टिफिकेशन के आप दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देशों में अपना सामान नहीं भेज सकते, और अगर आप भेजेंगे भी तो हो सकता है कि वहां उसकी कोई डिमांड ना हो या उसे कोई खरीदे नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेशन देखकर सामान खरीदने की एक तरीके से परंपरा है, और इसी दबाव में बहुत सारी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन ले रही। हालांकि अब इस मुद्दे पर बहुत सियासत भी हो रही है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की दलीलें दे रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। मुसलमान हलाल ही खाएगा, आपके हराम करने से नहीं खाएगा, हलाल ही खाएगा। मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सर्टिफिकेशन करें नहीं करें, वो खाएगा हलाल। टेररिज्म के लिए ये वाली जो फंडिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे बेकार की बातें करते हैं, फालतू की है। कौन सी आपकी पुलिस क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ गोली मारना आती है आपको। तो यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन का असर हालांकि अब दिखने लगा है। नवभारत संवाददाता ने यूपी के 3 महत्वपूर्ण शहरों लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में पड़ताल की, तो हमें पता लगा कि वहां हालात क्या हैं। जरा देखिए एक बार। ये पेंट है, हाँ, इमल्सन एशियन पेंट का है। क्या पेंट कंपनी कभी गाइडलाइन देती है कि इसको यादव लोग खरीदें या इस मुस्लिम लोग खरीदें? कभी नहीं, सभी के लिए है, सभी भारतवासी लोगों के लिए है। बघेल साहब, यादव जी, पंडित जी, ठाकुर साहब सब खरीद सकते हैं और खान साहब भी खरीद सकते हैं। और ना ही कस्टमर को भाई हमको भी नहीं पता है ये बर्जर किस धर्म के विशेष धर्म के आदमी की है कंपनी, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन सभी कस्टमर खरीदते हैं अपने घरों में। कोई हलाल सर्टिफिकेट इस पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कभी आपने सुना हलाल सर्टिफिकेट इन चीजों में? नहीं, इस तरीके की चीजें तो मतलब होती तो नहीं है। अब कोई इन चीजों को इशू का बना के बखेड़ा, कोई दुकान खोलकर बैठा हो सर्टिफिकेट बांटे, वो अलग बात नहीं, वो चीज गलत होती है ना। कितने सालों से आप चला रहे हैं? हमको अभी 2 साल हुआ है। 2 साल में आपकी नॉलेज में कभी नहीं आया इस तरीके का मैटर? कभी नहीं आया। पेंट में आपने कभी सुना हलाल सर्टिफिकेट मिलता हो उसे? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो कल को पानी में भी हलाल आने लगेंगे। हलाल वाला पानी आके सब हलाल वाला पानी आ गई है। ये तो असंभव वाली चीजें हैं जिस चीज में मिक्सअप नहीं हो सकता किसी आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते होंगे, घर से लेकर दुकान से लेकर ऑफिस से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर। कभी कहीं ऐसे सर्टिफिकेट की आपको तुक बनती दिखती है? नहीं, ऐसे तो कोई तुक नहीं बनती। मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत है ये। गैर मुस्लिम समुदाय को हलाल सर्टिफिकेट के सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पीछे एक साजिश हो रही है जो हमें ही आगे चल के दिक्कतें प्रदान करेंगी। और इससे मुझे जहाँ तक लगता है कि जो फंडिंग इकट्ठा होगी वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुँचाने के लिए और आतंकवाद जैसी गतिविधियों में ही इस्तेमाल होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि इस तरह के हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बिल्कुल भी ना उपयोग करें आप लोग। मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है बहुत ही सही कार्रवाई की है, और हलाला सर्टिफिकेट लगा करके अगर उसके निर्माता बेच रहे हैं और उसका मिसयूज हो रहा है पैसे का, तो वो यूपी के अंदर अब हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और इसे लेकर बाकायदे जो कानून है वो भी अब बना दिया गया है। और इसी बात की तस्दीक करने के लिए हम एक स्टोर के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो यहाँ पर प्रोडक्ट बिक रहा है क्या वो हलाल सर्टिफाइड है या फिर उस पर किसी दूसरी संस्था का मुहर। देखिए, जैसे मसलन हमने एक मस्टर्ड ऑयल लिया है और यहाँ पर किसी तरीके का कोई हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जब हमने इस स्टोर के मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट उनके स्टोर में आता है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि क्या उनके प्रोडक्ट पर किसी तरीके का हलाल जो सर्टिफिकेशन है वो तो नहीं है। तो हलाल और हराम को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन योगी ने जो मुद्दा उठाया है उस पर उन्हें मुस्लिम मौलानाओं और इस्लाम के जानकारों का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि मौलाना सीएम योगी के उस दावे को गलत करार दे रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद और धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है।